हम इसके बाद आपसे सवाल पूछने वाले थे कि एनआरसी सीएए पर आपका क्या स्टैंड है। हालांकि जब आपने हिंदू राष्ट्र के ऊपर इतना बढ़िया आपने जवाब दे दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता है। बहरहाल आप सिर्फ अपना स्टैंड बता दीजिए, आप इसके विरोध में हैं या फिर पक्षधर हैं। मेरे भाई, हम ये कहते हैं, अगर कोई बात होती है तो हमारे मोदी जी या उनकी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, ठीक है। और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाली सरकार, या अगर हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहते हैं, अगर ये कहते हैं हिंदुत्व, हिंदू कहते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को देखते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि पूरा विश्व ही हमारा है। आपको कंबोडिया का मंदिर 6000 साल का पुराना देखना चाहिए, आपको रामेश्वरम मंदिर देखना चाहिए 4000 साल पुराना, या आपको मीनाक्षी मंदिर देखना चाहिए। तो हम, अगर हमारी संस्कृति की धरोहरें 4000 6000 साल पुरानी है, अगर हैं, ये सच है, तो फिर तो कोई नहीं था, हम ही थे। और अब ऐसी स्थिति में आप सोचो, हम अगर ये कहते हैं कि एनआरसी, एनपीआर और इस तरह की बातें लाते हैं, लाना चाहते हैं या लाते हैं, ये कहां तक सही है। मेरे भाई, ईश्वर ने, चाहे वो कोई भी हो, ईश्वर ने किसी को कुछ बना के, हिंदू या मुसलमान बना के नहीं भेजा है। ईश्वर ने तो सिर्फ इंसान भेजा है, और हम इंसान में विभेद करने लगे, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो। भाई, हम जहां हैं, हमारे यहां हम अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम दुनिया के जो हिंदू हैं उनको लेके आएंगे, यहां बसाएंगे। हम अपने ही विस्थापित हिंदुओं को ले जाकर कश्मीर में नहीं बसा पा रहे हैं, और हम कहते हैं कि हम दुनिया के हिंदुओं को लाकर यहां बसाएंगे। मेरे भाई, एनआरसी, एनपीआर और सीएए एक राजनीतिक षड्यंत्र था, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र, चुनाव जीतने के लिए। और यह सिर्फ चुनाव में ही उठाया जाता है, लाया जाता है। आप उस समय देखे होंगे, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली का चुनाव नाक की लड़ाई थी नरेंद्र मोदी के लिए। तो ठीक उससे पहले एनसीआर, एनआरसी, एनपीआर और सीएए लाया गया, सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव जीतना है। उसके बाद क्या हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ, या आगे कुछ होगा ऐसा आप मान के चलिए कुछ नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि जो कार्य जो कहा जाता है, दिखाया जाता है कि हम कर रहे हैं, उसका एकमात्र अगर मकसद है कि हमको वोट मिले, एक समुदाय इकट्ठा होकर के, डर करके हमको वोट दे दे, अगर इस ध्येय से किसी कानून, किसी नियम, किसी संविधान को लागू किया जाता है, वो गलत है। मैंने पहले ही कहा, आपने आपके जवाब में, एनसीआर, एनपीआर और सीए, इन सब चीजों की, एनआरसी, एनपीआर और सीए की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती अगर एक संविधान, एक कानून लागू हो। तो हमें मतलब मूल पर काम ना करके हम सिर्फ ऐसे कामों को कर रहे हैं जिससे हमको वोट मिले। तो यह सत्ता, यानी मैंने पहले ही कह दिया कि नरेंद्र मोदी का काम वोट लेने के लिए कुछ और है और काम करने के लिए कुछ और। स्वामी जी, अब आते हैं हम नरेंद्र मोदी जी पे। नरेंद्र मोदी जी को वर्तमान के, उन्हें अंधभक्त कहें, गोबर भक्त कहें, या फिर जो भी कहें, उन लोग का मानना है कि मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। आखिर हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए क्या कुछ करना होता है? एक हिंदू को क्या कुछ करना होगा? चलिए मैं बोलूं जी। आपने कहा कि भक्त हैं या जो भी हैं, जिनको आप कहना चाहते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं। अब हिंदू हृदय सम्राट के कार्यों को भी तो देख लीजिए, ठीक है, वो हिंदू हृदय सम्राट हम भी मान लेते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन के गए थे, जबकि इसके योग्य नहीं थे, ये किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था कि ये मुख्यमंत्री बन के गए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 5-6 महीने में कुछ नहीं कर पाए थे। और अगले 6 महीने में, मतलब 1 साल के अंदर ही चुनाव था, इनके जाने के बाद चुनाव था, उस चुनाव को मद्देनजर उनको चुनाव जीतना था, मुख्यमंत्री बने रहना था, फिर से बनना था। मेरे भाई, 59 अपने ही हिंदुओं को, हिंदू कार सेवकों को ट्रेन में बंद करके जिंदा जलवा दिया जाता है। उनकी
उस समय इनकी सीबीआई क्या कर रही थी, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस या सब कुछ क्या कर रहे थे। मैं ये पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, ये जानबूझकर एक प्रयोग किया गया था। अब जो 59 अपने ही सेवकों को जिंदा जलवा करके गुजरात में दंगा करवाने की प्लानिंग कर सकता है, दंगा करवा देता है, और उस दंगे का फायदा उठा करके 6 महीने के बाद चुनाव होता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है, यानी फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए जो अपने हिंदुओं को ही जिंदा जलवा देता है और दंगे में मरवा देता है, तो दंगा करवा देता है, वो हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो सकता है। अब रह गई तर्क की क्या जो मैं कह रहा हूं ये आरोप है, सही है, आप खुद सोच लीजिए कि जितने जो उस दंगे से या उस घटना से जुड़े हुए थे वो कहीं जेल में बंद कर दिए गए, कहीं मार दिए गए, कहीं खपा दिए गए। क्यों हुआ आखिर, ये पर्दादारी क्यों हुई, ये सब कुछ क्यों हुआ। तो जो आदमी हिंदुओं को जिंदा जलवा करके मुख्यमंत्री बन सकता है, वो हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो सकता है मेरे भाई, और मैं कैसे मान लूं। और कोई ऐसा तर्क नहीं है, अगर इसकी जांच की जाए, इसको पूरी तरह से पुख्ता तरीके से जांच की जाए तो यह बात सामने आएगी। और नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि संयोग या प्रयोग। अब नरेंद्र मोदी के साथ यह प्रयोग हमेशा होता रहा है। संयोग कैसे मान लिया जाए कि यह संयोग ही होता है। और से अब समझो प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनते रहे, दंगा करवा करके 59 कार्यसेवकों को मरवा कर, और जितने भी बार चुनाव लड़े हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाकर चुनाव जीतते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बन गए, साजिश करके, झूठ बोल करके, जुमले छोड़ करके, उद्योगपतियों को मिला करके, लाखों अरबों करोड़ रुपया खर्च करके, ब्रांडिंग करके, लेकिन तब भी उन्होंने वो काम नहीं किया जो बोलकर आए थे, सब उल्टा किया। उल्टा करने के बाद फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनना था और अपने ही 44 सैनिकों को पुलवामा में मरवा दिया, जिसकी चीजें आज आप सामने आ रही हैं। तो ऐसे आदमी को आप, अगर कोई कहता है ये हिंदू हृदय सम्राट हैं, हिंदुओं को ही मारने वाला, मरवाने वाला, खत्म करवाने वाला, लाइन में खड़ा करके नोटबंदी, नोट लॉन्चिंग, 2000 का नोट लॉन्चिंग करके 5 लाख करोड़ का घोटाला किया, जो ब्लैक करेंसी में ब्लैक मनी था, और उसमें 200 के आसपास हमारे ही अपने भारतीय मारे गए, उन पर कोई संवेदना नहीं जताई, वो हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो सकता है। आज किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं, कुछ मांग रहे हैं, कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, सही मांग रहे हैं, और 150 के आसपास किसान शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं, 3-4 आत्महत्या कर चुके हैं। कोई संवेदना है? कोई ऐसा इंसान हिंदू हृदय सम्राट कैसे हो सकता है। अब मूर्ख हृदय सम्राट तो हो सकता है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसान आंदोलन पे आ गए और अब बारी भी किसान आंदोलन की ही है। तो आपके वीडियोज हमने देखे थे और उससे हमें पता चला कि आप किसान आंदोलन के समर्थक हैं और वर्तमान में जो मोदी सरकार बिल लेकर आई है इसके खिलाफ हैं। आपसे कुछ आगे की हम बात करना चाहते हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दी और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के कदम उठाए। सबसे पहले तो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लतारा, फटकारा, लाइन हाजिर एक तरह से कर दिया, और उसके बाद एक कमेटी बनाई। ये तमाम चीजें की गई। मतलब आप इससे कितना संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम कदमों से जो कि किसान आंदोलन के प्रति उन्होंने उठाया, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? आपने कहा कि बालू, आपने कहा कि आप किसान आंदोलन, किसान के समर्थक हैं। मेरे भाई, भारत का एक भी आदमी अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैं जितने लोगों से मिलता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, या कोई भी इंसान, आम किसान हो, बड़ा किसान हो, छोटा किसान, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो किसान बिल के समर्थन का समर्थक ना हो। अब सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश किसान बिल का विरोध कर रहा है, पूरा देश किसानों के समर्थन में खड़ा है। मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, मैं अकेले नहीं किसानों के साथ हूं, पूरा देश किसान के साथ है। अब जिनको अलग किया जा रहा है, कहीं फाइन किया जा रहा है, कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं रोका जा रहा है, कहीं डराया जा रहा है, वो बेचारे चुप है।
मैं इनके सांसद, इनके भारतीय जनता, मैं दूसरे की छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूं, वो भी किसान बिल के समर्थन में है। और आम आदमी की तो छोड़ दीजिए, तो मैं भी किसान बिल के समर्थन में हूं। ये आप किसान बिल के समर्थन में नहीं, किसान के समर्थन में हूं, किसान बिल के विरोध में हूं। पूरा भारत किसान बिल के विरोध में है। अब रह गई सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कैसे किया है? जब ये बिल आया, किसान कह रहे हैं बिल वापस ले लो, मोदी कह रहे हैं बिल वापस नहीं लेंगे, ये बहस कर लो, वो कर लो, कमेटी बना लो, जो शुरू से ही सरकार का स्टैंड रहा है और वही सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट पर कैसे भरोसा किया जाए? रह गई बात कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद सारे इंस्टीट्यूशनों को ध्वस्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें से एक है। और आपने देखा गोगोई जी राज्यसभा जाकर के एक दिशा निर्देश भी दे दिया कि आगे चल करके आपको क्या करना है। तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी पर कोई बैठा आदमी अपने मन में यह सोचता है कि कल हमको भी राज्यसभा में जाना है, अगर सोचे तो गलत क्या है? और अगर सोचेगा तो वो वही निर्णय देगा, वही बात कहेगा जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, वहां के जजों ने भी नहीं, खुद नरेंद्र मोदी ने ही खत्म कर दिया है। नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। और उसका उदाहरण है गोगोई का सांसद, राज्यसभा में सांसद बनना। रह गई ये बात कि किसान बिल की, किसान बिल पर किसी से भी मैं ये आपके सामने कह रहा हूं, इस अपने माध्यम से आगों तक पहुंचाइए। एक सवाल भारत के किसी भी नागरिक से पूछ लीजिए कि आज तक महंगाई का कारण क्या है। एक थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, सबसे किसी से पूछिए कि महंगाई का कारण क्या है। आपसे मैं पूछूं, किसे पूछूं, तो कहेगा जमाखोरी। आज नरेंद्र मोदी किसान का पहला बिल, किसान का पहला बिल कोई भी भंडारण कर सकता है और जितना भी चाहे कर सकता है। कहने का मतलब जमाखोरी का लाइसेंस दे रहे हैं। अब जमाखोरी का लाइसेंस दे करके वो ये कहते हैं कि देश का विकास होगा या ये बिल अच्छा है। तो अब ये तो उनके भक्त ही मान सकते हैं, बाकी और कैसे कोई देश या किसान क्या कोई कैसे मान लेगा इस बात को? दूसरे बिल में वो कहते हैं कि कहीं भी बेच सकते हो। किसान कहीं भी नहीं बेचते, कहीं भी ले जाने की उनकी क्षमता नहीं होती। वो तो अपने घर के बाहर बेचना चाहते हैं, वो अपने घर पे बेचना चाहते हैं। तो ये वो भी किसानों के लिए नहीं है। अब जब अडानी अंबानी खरीदारी करेंगे गांव में, तो एक अपने साइलो तक ले जाएंगे, अपने गोडाउन तक ले जाएंगे, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के समय कोई बाधा ना पहुंचे, इसके लिए इन्होंने दूसरा बिल लाए कि भाई किसान कहीं भी ले जा सकते हैं। ये किसानों के लिए नहीं है, व्यापारी कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी अडानी अंबानी कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जाते समय उनको कोई और कानूनी बाधा ना पहुंचे, इसके लिए दूसरा बिल है। अब तीसरा बिल ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब तीसरा बिल ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों से सीधे अनाज अडानी अंबानी या उद्योगपति या बिजनेसमैन तक पहुंचेगा, वो डायरेक्ट खेती करवाएगा और किसानों से पूरा अनाज लेगा, ऐसा अगर होता है, अगर ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो फिर पहला बिल यानी कि किसान भंडारण कर सकते हैं, ये तो मजाक है। किसान जब खेत से डायरेक्ट अनाज दे देंगे पूंजीपतियों को, तो भंडारण क्या करेंगे या फिर कहीं ले जाकर क्या बेचेंगे? क्योंकि वो तो दे दिए, वो तो दे देंगे। कहने का अर्थ यह है कि दोनों बिल सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है और तीसरा बिल तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग है ही है। तो इसका सीधा अर्थ है कि किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाए। किसानों से जमीन छीनने का यह पूरा का पूरा कानून बनाया गया है। और क्यों बनाया गया? क्योंकि जब ये पहली बार आए तो 3 भूमि अधिग्रहण पर 3 बार ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश की, और वो भी ड्रैकोनियन था। वो भी अगर आपका भूमि ले लेंगे तो आप बोल नहीं सकते, आप अदालत नहीं जा सकते, आप पूछ नहीं सकते। तो ऐसा ही था। डलहौजी जैसा खतरनाक बिल था भूमि अधिग्रहण बिल, जो आते ही लेके आए थे और इनके ही सांसद, इनके ही पार्टी के लोग विरोध किए, तब ये चुप हो गए। वही बिल
दूसरे मुलाजमे में, दूसरी फाइलों में रखकर दूसरे तरीके से ये भूमि हड़पने का बिल है। अब इसको सही कैसे ठहरा सकते हैं? और जो मैंने सवाल आपके सामने कहा, जो बातें कही, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, किसी भी आरएसएस के नेता से पूछ लीजिए, उसके पास भी जवाब नहीं है। वो भी कहता है हाँ बात तो सही है भाई। एक सब एक ही क्वेश्चन में कट जाते हैं कि अगर भंडारण का लाइसेंस यानी जमाखोरी का लाइसेंस देकर के महंगाई कैसे रुकेगी, और आज अगर 14 रुपया किलो गेहूं खरीद करके 50 रुपया किलो आटा बेच रहा है उद्योगपति, कल जब गेहूं सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ में होगा तो आटा क्या भाव बिकेगा? जब चावल, दाल, तिलहन, दलहन सब कुछ उद्योगपतियों के हाथ में होगा तो वो मार्केट में क्या भाव में बेचेगा? लोग कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? और सबसे बड़ी बात, जिसको नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर के छठ पूजा मनवाया, दिवाली मनवाई, ऐश करवाई, उनकी भाषा है, उन्होंने कहा था। तो अब वो बताएं कि क्या ऐसी मुसीबत आने पर, जब एफसीआई बंद हो जाएगा, फूड कॉर्पोरेशन और सरकार के पास अनाज नहीं होंगे, सिर्फ अडानी अंबानी के पास अनाज होंगे, तो ऐसी मुसीबत आने पर 50 रुपया किलो, 200 रुपया किलो अनाज खरीद करके नरेंद्र मोदी या सरकार खरीद करके अडानी अंबानी से मुफ्त में गरीबों को देगी? ये राशन कार्ड कंटिन्यू रहेगा? ये जो अंत्योदय कार्यक्रम है वो जिंदा रहेगा? भूखों को रोटी मिलेगी? या फिर कभी इस तरह से मुसीबत आई तो ये सरकार, नरेंद्र मोदी या कोई भी सरकार जो भी रहेगी, अगर ये कानून लागू होता है तो वो कहां से लाकर अपने जनता को बचाएगी मुसीबत? क्योंकि वो अनाज तो अडानी अंबानी के पास में रहेगा, तो कहां से बचाएगी? कहने का अर्थ यह है कि टोटली फेक और पूरे देश को लूटने, पूरे देश की जमीन को अडानी अंबानी के हवाले करने के लिए यह इनकी साजिश है। और सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक मनी था विदेशों में, 400 लाख करोड़ रुपया जो ये अपने दलालों से प्रचार करवाया करते थे, वो कन्वर्ट होकर के इनके हाथ में है, और वही कन्वर्ट होकर के गुजरातियों के पास इन्होंने दिया है, अडानी अंबानी को इन्होंने दिया है, और उसी पैसे का इन्वेस्ट करने के लिए भारत में ये जो 3 किसान बिल लेके आए हैं।